तो कहाँ तक पहुंच गई थी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था? कोई हेडिंग डाली थी? नहीं। सिंचाई बता रहे थे कि अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है ना? लेकिन अतिवृष्टि अनावृष्टि, हाँ, अनावृष्टि मतलब वर्षा होती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्षा हो, ज्यादा होती तो कहते हैं कि ना हो, कम हो। उसके लिए जो मंत्र है, टोना टोटका है, उसका उल्लेख मिलता है हमें वेदों में, और वेदों में भी अथर्ववेद में। यहां तक लिखा था, आगे के पॉइंट लिखेंगे। आगे लिखिए। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में, सिंचाई के साधन के रूप में सर्वप्रथम वर्षाकूप तथा कुल्या, ब्रैकेट में लिख लो नहर, कुल्या ब्रैकेट में नहर, तथा कुल्या ब्रैकेट में लिख लो नहर का उल्लेख मिलता है। इसी पॉइंट में लिखिएगा, खेतों की उपज बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, ब्रैकेट में लिख लो करिशु, व सकृत, ब्रैकेट बंद कर दो, का प्रयोग किया जाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है ये, नए पॉइंट में लिखे, नई लाइन से। गार्डन चाइल्ड ने लोहे की उपलब्धि को जनतांत्रिक धातु की संज्ञा दी है। नई लाइन से, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन भी किया जाता था। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर उल्लिखित है कि गाय व बैल पृथ्वी को धारण करते हैं। गाय व बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिए। नया पॉइंट लिखिए। अथर्ववेद में गौ हत्या करने के लिए मृत्युदंड का विधान मिलता है। गौ हत्या करने के लिए मृत्युदंड का विधान मिलता है। इस समय के लोगों ने हाथी को भी पालना शुरू कर दिया था। इसके लिए हस्तीय शब्द
मिलता है, इसके लिए हस्तीय शब्द मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सामान्य स्थिति में दान देने का भी उल्लेख मिलता है। दान देने का उल्लेख मिलता है। नया पॉइंट है। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, नए पॉइंट में, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राज्याभिषेक ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राज्याभिषेक करने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण टुकड़े, ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण टुकड़े, स्वर्ण सोने के टुकड़े, एक बड़ा खेत तथा पर्याप्त गाय दक्षिणा में दी जाती थी। एक बड़ा खेत तथा पर्याप्त गाय दक्षिणा में दी जाती थी। मैंने लिखवाया था कि लेकिन भूमि दान के संबंध में विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या है कि इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि इसी ग्रंथ में पृथ्वी देवी द्वारा राजा विश्वकर्मा को संबोधित करते हुए कहा गया है कि विश्वकर्मा को संबोधित करते हुए कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में भूमि का दान नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भूमि का दान नहीं किया जाना चाहिए। नई लाइन से नया पॉइंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में भूमि पर निजी स्वामित्व की धारणा, भूमि पर निजी स्वामित्व की धारणा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। ठीक है, विकसित नहीं हो पाई थी। अब भूमि पर अधिकार किसका था ये स्पष्ट ही नहीं था। कौन किसके अधिकार में भूमि थी? ऋग्वैदिक काल में तो पूरा कबीला था उनका, और सामूहिक भूमि होती थी। भूमि पर स्वामित्व किसका था ये स्पष्ट नहीं है। यहां भी आगे लिखे, अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में दास दासियों का प्रयोग घरेलू कार्यों तक सीमित था। कृषि कार्यों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। कृषि कार्यों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। एक हेडिंग है, उद्योग धंधे व शिल्प। उद्योग धंधे व शिल्प। उद्योग धंधे व शिल्प, इसमें लिखिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज में जहां
जहां तछा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तछा। ऋग्वेदिक काल में तछा किसके लिए कहा गया, बढ़ई, लिख लो बढ़ई। कौमा रथकार, चर्मकार, जैसे, चर्मकार जैसे गिने चुने, चर्मकार जैसे गिने चुने शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, गिने चुने शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में कुलाल चक्र, कुलाल चक्र ब्रैकेट में कुंभकार का भी उल्लेख मिलता है, कुंभकार का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शिल्पियों की एक लंबी सूची प्राप्त होती है। जो निम्नलिखित है, अब जो निम्नलिखित है, एक लाइन में एक ही शिल्पी का नाम लिखिएगा, ठीक है, तो खिचड़ी नहीं बनेगी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। देखो दो तरीके से लिखेंगे, एक तो उनका वर्तमान जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस शब्द से उन्हें जानते हैं, और उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में जो शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है, दोनों शब्द लिखेंगे। ठीक है। परीक्षा में हो सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन शब्द दे दे और पूछे ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आना चाहिए। लिखिए सबसे पहले करमार, डैश लगा के लिखिएगा लुहार, लुहार। फिर दूसरा है मणिकार, मणिकार, डैश लगा के आभूषण निर्माता, आभूषण निर्माता। फिर लिखे इशूकार, इशूकार, बाण बनाने वाला, धनुकार, धनुष बनाने वाला, शुराकार, मदिरा बनाने वाला, ठीक है। रजित्री, रजित्री ये ऋग्वेदिक काल में भी लिखा है आपने, कपड़े रंगने वाली। धीवर, मल्लाह, धीवर होता है मल्लाह जो नाव चलाता है, धीवर, मल्लाह, मल्लाह नाव चलाने वाला, धीवर, धीवर मल्लाह। अब नया पॉइंट लिखिए, लिखिए इस काल में रथकार का महत्व, इस काल में रथकार का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था, बहुत अधिक बढ़ गया था। बहुत अधिक बढ़ गया था। नए पॉइंट से लिखिए, देखिए श्रेणी शब्द, श्रेणी शब्द सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसी में लिखिएगा, लाइन चेंज मत कीजिएगा। लिखिए यह व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान व्यापारी तथा सर्वाधिक
धनी व्यापारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था, सर्वाधिक धनी व्यापारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। एक अगला पॉइंट लिखिए बणिक शब्द, एक शब्द है बणिक। बणिक शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक अगला पॉइंट है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में वैश्य शब्द का, यजुर्वेद में वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तैत्तरीय संहिता में, तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए, ऋण के लिए कुशीद, ऋण के लिए कुशीद, ये ऋग्वेद काल में भी लिखा है आपने, ऋण के लिए कुशीद और ऋण देने वाले के लिए कुशीदिन, ब्रैकेट में लिख लो सूदखोर, शब्द मिलता है, सूदखोर। और इसी लाइन में आगे लिखिएगा, यह महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख, यह महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में, नई लाइन से, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य थल तथा जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में अनेक रोगों से निदान के लिए अथर्ववेद में अनेक रोगों से निदान के लिए आयुर्वेद के उपचार का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के उपचार का उल्लेख मिलता है। नई लाइन से, इस काल में आर्य लोहे तथा तांबे के अतिरिक्त, लोहे तथा तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टीन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित हो गए थे, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित हो गए थे। चांदी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। नई लाइन से, नई लाइन से, बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन थी, बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन थी। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का भी उल्लेख मिलता है। ऊंट गाड़ी का भी उल्लेख मिलता है। नई लाइन से, व्यापार वाणिज्य तथा, व्यापार वाणिज्य तथा सामान्य लेन देन मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा ही किया जाता था। व्यापार वाणिज्य तथा सामान्य लेन देन मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा ही किया जाता था।
नई लाइन से गाय, गाय व निष्क, निष्क विनिमय के प्रमुख माध्यम थे। अच्छा, निष्क के बारे में हमने उसमें भी बताया था। निष्क कोई पैसा नहीं था बल्कि एक आभूषण था, सोने का बना, है ना, जिससे विनिमय किया जाता था। तो वो बात यहां भी लागू होती है कि निष्क कोई पैसा नहीं है, बार बार लिखेंगे नहीं, वो एक आभूषण है, ज्वेलरी है। हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए कई बार अपनी ज्वेलरी तक बेच देते हैं, है ना, तो वही है एक तरीके का कि दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए अपनी ज्वेलरी लोग दे देते थे, आभूषण दे देते थे, जिसको निष्क कहा गया है। और गाय, गाय तो रही है विनिमय का माध्यम। नई लाइन से लिखिएगा। निष्क के अतिरिक्त शतमान, कृष्णल, शतमान, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। इसी में लिखिएगा, निष्क, निष्क स्वर्ण धातु से तथा शतमान चांदी से निर्मित होती थी। चांदी से निर्मित होती थी। और लिखिए, बांट माप, बांट माप की मुख्य इकाई कृष्णल थी, कृष्णल थी, जिसे रत्ती भी कहा जाता था। रत्ती देखी है? रत्ती नहीं, रत्ती भर कहते हैं, रत्ती भर। हाँ, चुटकी में जो आ जाए वो रत्ती। जो सबसे छोटी इकाई थी माप की वो थी रत्ती, दिखाया था, रत्ती थी। और जिसे अगर नापा जाता है तो जो घुंघची होती है, गुंजा, उसका जो बीज होता है, एक रत्ती में जितना आएगा वो उतना, उसके बीज को एक साइड में रखो तराजू पे, और दूसरे साइड में रत्ती में जितना आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये माप का तरीका था उस समय। तो क्या लिखा, रत्ती कहा जाता था ना, जिसकी तोल गुंजा के लाल काले बीज, तौल गुंजा के, तुमने देखा गुंजा, घुंघची, वही गुंजा के लाल काले बीज के समान होती थी। ठीक है, एक रत्ती का वजन 1.8 ग्रेन के बराबर होता था। ग्रेन, ग्रेन नहीं पता? कैरेट जानते हो? कैरेट, ज्वेलरी के पास जाओ, उसकी दुकान पे, ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, तो फिर वो बताता है कि सोना कितने कैरेट का है। कैरेट का मतलब होता है कि शुद्धता, प्योरिटी। ठीक है, उसकी माप की इकाई होती है ग्रेन। अगर जोरी कहे कि हमारे आभूषण में 124 ग्रेन का सोना पाया जाता है, इसका मतलब है वो सोना सबसे शुद्ध है, प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। अगर कहे कि नहीं, इसमें 80 ग्रेन है, 90 ग्रेन है, तो इसका मतलब मिलावटी सोना, उसमें कोई दूसरी धातु मिलाई है। समझ में आई बात ना? ग्रेन एक माप की इकाई है, माप की छोटी इकाई है। अगला पॉइंट है, लास्ट है। इस काल में हम हस्तिनापुर तथा कौशाम्बी जैसे आद्य नगर
आद्य नगर, कौशाम्बी जैसे आद्य नगर का उल्लेख पाते हैं। इन्हें प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। इन्हें प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। एक हेडिंग डालिए, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाएगा क्योंकि मौर्यकाल बड़ा साम्राज्य ही है, सबसे बड़ा साम्राज्य। दो तीन मिनट लिख लेते हैं इसमें, शुरुआत कर लेते हैं आज इसका शुभारंभ। इसमें लिखिए, पहली लाइन लिखिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता लिखिए, अर्थव्यवस्था द्वारा राज्य प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन संग्रह करता था। धन संग्रह करता था। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था ना उसके धन पर टिकी होती, कितना उसके पास संपत्ति है। तो मौर्य काल में संपत्ति का एक साधन था कि टैक्सेस लगाकर, कर लगाकर जनता से धन वसूला जाता था। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे माध्यम थे जिस तरीके से जनता से पैसा लिया जाता था और वो राज खजाने में जमा होता था। और भी इनकम, आय के स्रोत और भी थे। आगे लिखिए, दूसरा लिखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से कौटिल्य ने वार्ता कहा है। वार्ता कहा है। एक हेडिंग डालेंगे, कृषि। कृषि, तो कृषि हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, कल करा देंगे, ठीक है, कल करा देंगे।